हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में भी मैं एक कुंडली पे एनालिसिस करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक आपको समझा देता हूँ। कुछ लोगों ने बोला कि जो हमारा नवमांश है उसका लगन हमें समझ में नहीं आता। पहली चीज़ तो ये कि आपको आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है ना वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका नवमांश चेंज होगा तो ये मान के चलिए कि 2 घंटे तक एक लगन स्थिर रहेगी अपनी जगह पे। आपके नवमांश के बदलने की जो कैपेसिटी है वो 15-15 मिनट्स की होगी। तो आप जितना क्लोजली अपने टाइम ऑफ बर्थ के पास आएंगे उस हिसाब से आपका नवमांश सेट हो जाएगा। अब नवमांश में जो भी राशि आती है उसको लगन से हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं मैं पहले वो समझाऊंगा और उसके बाद मैं इस कुंडली का एनालिसिस कर दूंगा। चलिए देखते हैं। इनका सवाल एक था कि हम विदेश गए लेकिन वहां पे हमारा काम नहीं बना और हम वापस आ गए, तो चंद्रमा में राहु की इस दशा ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि आप कभी भी अपनी कुंडली को देखें तो पराशर सिस्टम में है कि उन्होंने 144 कुंडलियां बना के दे दी। यानी कि उनका मानना है एक भाव से हम कुछ 12 चीजें देख सकते होंगे, तो 12 इंटू 12 144 कुंडलियां पूरे जिंदगी के हर बात को दर्शा सकती हैं। मेन लॉजिक जो है वो ये कि सारी ही कुंडलियां जो होती है ना वो आपके लगन कुंडली से ही निकल के जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर भी काले रंग से जो लिखा है वो सारा का सारा क्या है, आपकी लगन कुंडली है। और ये जो लाल रंग से लिखे हुए चीजें दिखाई दे रही हैं ये एक्चुअल में हमारे नवमांश की कुंडलियां हैं। तो उन्हीं ग्रहों को एज इट इज यहाँ पे प्लेस किया गया है। पहले जिस पे चर्चा कर रहे हैं 5-7 मिनट में उस बात को क्लियर कर देता हूँ। आपकी कुंडली को हमेशा खोल लीजिए। खोलने के बाद आप ये देखिए कि जो पहला वाला आपके लगन कुंडली का भाव है और नवमांश कुंडली में जो पहला भाव है इनमें क्या रिश्ता है। अगर आपकी कुंडली का पहला भाव और आपके नवमांश कुंडली का लगन भी सेम उसी भाव से आ जाए या सेम राशि से आ जाए, मान लीजिए इनका नवमांश भी 5 नंबर की ही राशि से बन जाए, तो इसे हम कहते हैं वर्गोत्तम नवमांश। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपकी किस्मत जनरेट करेगी वो आपके इसी बर्थ के तौर पे आप जनरेट कर दोगे। जब कभी भी वर्गोत्तम नवमांश की परिस्थिति आई है तो मैरिड लाइफ के अंदर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस केस में ये जो प्लेनेट की पोजीशन लगन में है वो नवमांश में चेंज हो जाती है, तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ एक नई चीजों में आपको ढलना होता है। ये कारण है कि जब कभी भी वर्गोत्तम नवमांश की कुंडलियां आती हैं तो मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस इस कारण से होती है क्योंकि जिंदगी बहुत लंबे समय तक एक तरीके से चल रही है, वो एकदम से नहीं बदल सकती, उसमें टाइम लगता है। दूसरा, मान लीजिए कि लगन से सेकंड हाउस जो आपका है वो आपके लिए नवमांश में आता है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ तरक्की आगे की तरफ हो रही होती है या कुछ मनी की तरफ उनकी मूवमेंट होने लगती है उनकी लाइफ के अंदर किस्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से थर्ड हाउस आ जाता है कुछ लोगों का, तो थर्ड हाउस आता है तो करेज की तरफ जा रहे होते हैं या कुछ उनकी लाइफ के अंदर जो है, आप जो इस तरीके के लोगों को देखते हो कि एक संघर्ष आया और उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हुई, किस्मत वहां पे कहीं ना कहीं किसी एक संघर्ष को दिखाने लगती है। जब कभी भी आपके यहाँ नवमांश कुंडली का लगन जो है वो फोर्थ हाउस से कनेक्ट होकर के आ रहा होता है, तो हम देख रहे होते हैं कि लोगों के पास सुख संसाधन की चीजें जो है वो काफी अच्छे लेवल पे आने लगती हैं। अब इस कुंडली में जैसे हम देखने जा रहे हैं तो आपके लगन से पंचम भाव का कनेक्शन आपके नवमांश में दिखाई देता है। अब एक्चुअल में जो किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की वो मानती हैं कि फिफ्थ हाउस जो है वो है हमारा पूर्व का भाग्य। तो यहाँ पर इस केस में हम देखेंगे तो इनकी जो किस्मत है वो इनके पूर्व भाग्य से जुड़ी हुई है, ये पहली चीज यहाँ पे नजर आती है। एक और छोटी सी बात जो अभी इसमें पकड़ में आई है, जो लोग भी जागरूक श्रोता हैं जो कुंडलियों पे अपने देख रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जब ये आपका लगन कुंडली और आपके नवमांश कुंडली में जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है ना कि फिफ्थ हाउस की राशि आ रही, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या आपके में भी आपकी जो महादशा है वो केतु से तो नहीं शुरू हो रही।
इन जातिका की हो रही है, मेरी खुद की हो रही है, हमारे में भी कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्योंकि अभी ये 2 केसेस में दिखा है, मान लीजिए 7-8 लोग बोलते हैं और उसके अंदर से मेजॉरिटी में वो केस आता है, तो हम और इसकी डेप्थ को देखेंगे कि इसका कनेक्शन इससे आना और इसके साथ फिर केतु की महादशा कैसे लिंक है। इसलिए ये सपोर्ट वो लोग कर पाएंगे जो एक्टिवली खोज कर रहे हैं। अगर उनको कोई भी ऐसा केस दिखता है जहां पे कि आपका लगन फर्स्ट हाउस और नौमांश 5th हाउस से कनेक्ट हो रहा हो, तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। अगला लेते हैं, कुछ लोगों का लगन जो रहे वो ये रहे, लेकिन नौमांश में जो राशि आए वो लगन कुंडली के 6ठे भाव से आए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन लोगों के लाइफ के अंदर या तो कोई एनिमिटी वाला फैक्टर काम कर रहा होता है, या फिर इनके लाइफ के अंदर एक कर्ज वाला फैक्टर आ जाता है, या स्ट्रगल का फैक्टर आ जाता है। इसी तरीके से अगर नौमांश का जो लगन है वो 7th हाउस से देखने को मिला है, तो मैंने सीधे देखा है जिंदगियां पलट गई। जो इंसान कल तक कुछ और था, वो मैरिज के अगले दिन जाते ही उसकी जो सिचुएशन है वो उससे टोटली अपोजिट हो जाएगी। यानी कि आप ये समझिए, अगर ये 180 डिग्री स्ट्रेट था तो वो ऐसा कर जाएगा बिल्कुल। ये सिचुएशन तब आती है जब आपकी लगन कुंडली और नौमांश कुंडली में 1-7 का फॉर्मेशन आ जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 9 की जगह 11 नंबर लिख जाए तो इंसान की जिंदगी पूरी की पूरी पलट देता है। इसी तरीके से अगर नौमांश कुंडली में 8वां घर जो आ रहा है आपकी लगन कुंडली का 8वां घर, अगर वो नौमांश कुंडली का लगन बन रहा है, तो ऐसे में लोगों की जो लाइफ है वो कुछ हद तक ऐसी हो जा रही है जैसे कि वो अपने आप को जेल में बंधा हुआ पाते हैं। यानी कि काफी हद तक अपने आप को सराउंडिंग्स में बहुत ही इंटेंस रूप में मान सकते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, या वो उनकी परिस्थितियां उनसे कुछ करने के लिए दे ही नहीं रही। जैसे एक कैदी की जिंदगी हो जाती है जेल के अंदर कि बस उसको एक काल कोठरी में रहना है, कुछ ऐसी परिस्थितियां उनको देखने को कई बार मिल जाया करती। इसके बाद अगर ये आपका 9th हाउस से आता है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि ऐसे लोगों का नौमांश या आफ्टर मैरिज इन लोगों की किस्मत में अच्छा खासा राइज देखने को मिलता है। जिनका 10th हाउस का आ जाता है उनके केस में तो प्रोफेशनल राइज ही दिख रही होती है, क्योंकि लगन कुंडली का जो 10th हाउस है वो जब नौमांश में आता है तो किस्मत उनको प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ा रही होती है। जब 11th आ जाता है तो गेम्स की तरफ होता है, फेम्स की तरफ होता है। जब 12th आ जाता है तो या तो विदेश को कनेक्ट कर रहा होता है, या तो फिर वो परेशान कर रहा होता है। ज्यादातर मैंने ऐसा देखा कि अगर मान लीजिए आपकी लगन कुंडली से आपका नौमांश वाला इसके एक घर पीछे चला गया, तो लाइफ जो है आगे बढ़ने की जगह पीछे चली जाती है, क्योंकि वो मानसिक चुनौतियों वाला भाव है। तो मोस्टली अगर विदेश में कनेक्ट नहीं हो रहे होते तो वो परेशान कर देता है। तो ये वो वाली चीज कि आपकी लगन कुंडली की जो पहली राशि है और आपके नौमांश कुंडली में जो भी राशि आ रही है वो आपके इन 12 भाव में जहां आती है उससे ये कनेक्शन सबको दिखाई दे जाएगा। अब इस कुंडली पे चलते हैं। इस कुंडली के अंदर सबसे पहली चीज जो थी वो लगन जो था वो उत्तर फागुनी था 29 डिग्री, और ये आपकी सिंह राशि है लियो साइन। तो इसके लॉर्ड होगा सूर्य। सूर्य जो है वो यहाँ पे एक तो नीच राशि स्थित है, ठीक है। प्लस पॉइंट ये है कि 3rd भाव में बैठा है। 3rd भाव में सूर्य अच्छा होता है, लेकिन नीच हो जाना गड़बड़ है। अब कुछ लोग कहते हैं साहब नीच भंग हो गया। मैंने कहा नीच भंग होने से पहले पहला शब्द तो नीच है ना, पहले तो पूरा तोड़ेगा उसके बाद भंग करेगा। तो यहाँ पे इसका नीच हो जाना जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा एक कमजोर कर रहा है। यानी कि हम चीजों को उतनी अवेयरनेस के साथ कैच नहीं कर पा रहे जितने कि हमें कैच करना चाहिए। दूसरी चैलेंज ये कि ये षडबल के अंदर भी सबसे वीकेस्ट प्लेनेट बन के निकला। षडबल में उसके पास वीकेस्ट प्लेनेट है। इसका मतलब है कि इंसान की सोच जो है वो उस पर काम करना भी चाहेगा तो उसकी सराउंडिंग्स उसके सोच से अपोज उससे दूसरे काम कराने लग जाएगी। यानी कि इस चीज को ऐसा मान लीजिए कि ये जहाँ तक चाहता है कि मैं ये करूं, वो इसकी कोशिश तो कर रहा है, अपने सूर्य के बल पे वो प्रयास तो कर रहा है, लेकिन दूसरे ग्रह जो है वो उसको फोर्स कर दे रहे हैं कि नहीं तुम ये मत करो, तुम कुछ और ही कर लो। आप काम कुछ और करने का, एक दूसरे ने आके आपके ऊपर कोई दूसरा काम चिपका दिया। तो यहाँ पे लग्नेश जो है हम इसे मानेंगे ये एक तो नीच हुआ और दूसरा स्ट्रेंथ में कमजोर हो गया। लगन का कमजोर हो जाना जो आप हर बार सुनते आए हो इसे कहते हैं लगन का कमजोर हो जाना। ऐसी परिस्थिति में आप कुछ चीजों को ठानते हो, चीजें आप तक आती हैं लेकिन आप उसको कैच नहीं कर पाते, दूसरी परिस्थितियां आपके हाथों से वो चीज छीन के ले जाती है। प्लस पॉइंट ये है कि जो षडबल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है वो वीनस इसके साथ बैठा हुआ है, और वीनस इस कुंडली में देखें तो कहाँ को दर्शा रहा है, 10th हाउस का मालिक है 2 नंबर ये, और वो मालिक है आपके पराक्रम का। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र के दम पर ये इंसान पराक्रम पूरा कर रहा है, और इसकी लाइफ कहीं ना कहीं इसको जो है 10th हाउस स्टेटस की तरफ लेके जाने के लिए आई है। हम ये सीधे यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि इंसान जो है उसका जन्म कहीं ना कहीं अपने एक स्टेटस को पाने के लिए हुआ होगा।
अब देखिए इनके सवाल पे आता हूँ सीधे, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। इस सूर्य से ये जो चंद्रमा है ये आपको 7th दिख रहा है, लेकिन जब हम उसको अपने उस चार्ट में लेकर आते हैं जिसमें कि हम कालचक्र कहते हैं, वहां पे ये राहु और ये चंद्रमा दोनों हो जाते हैं श्रापित। अब श्रापित हुआ है तो श्रापित हुआ है चंद्रमा, लॉर्ड कहाँ का है, वो है आपके 12th हाउस का। 12th हाउस का लॉर्ड होके चंद्रमा श्रापित हो जाना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज काम कर रही है जो कि 12th हाउस के रिजल्ट्स को रोक देगी सबसे पहले, ठीक। और कहीं ना कहीं ये किस्मत भाव में बैठा है तो किस्मत को भी हिट करती रहेगी। मैंने यहाँ पे 2 कुंडलियां बनाई, ये एक्चुअल में क्या था, ये इनका नवमांश था, ये इनकी लगन कुंडली थी, लेकिन इसमें मैंने शनि को मंगल को अलग से लिखा है। इसका कारण भी समझ लीजिए, इस कुंडली में शनि और मंगल के बीच में एक परिवर्तन हुआ बैठा है। ये परिवर्तन है 4th हाउस का 6th हाउस के साथ, ठीक है। इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक्चुअल कुंडली के अंदर हम जो देख रहे हैं, तो जो इनको सॉफ्टवेयर्स दिखाते हैं उसमें शनि 4th हाउस का 4th हाउस में आ जाता है, और जो मंगल है वो एक्चुअल कैलकुलेशन में 2nd हाउस में चला जाता है। जबकि अगर हम उसका राशि परिवर्तन कर दें तो ये कैलकुलेशन में ये शनि जो है ये चला जाएगा आपका इस भाव में, 6ठे भाव में, 6ठे का स्वामी होके, और मंगल जाएगा लाभ भाव में, किस्मत का स्वामी होके लाभ में जाना वो अच्छा माना जाएगा। अब कि चंद्रमा में राहु की दशा थी, उसने परेशान क्यों किया और वो विदेश लेके कैसे गई, सीधी सी चीज देखिए। दशा किसकी चल रही थी, 12th हाउस के लॉर्ड की, जो कि विदेश और मानसिक कष्ट को दर्शाता है। राहु 8वें भाव में बैठा है और उसकी दृष्टि 12th हाउस के ऊपर है, तो लगन कुंडली में ये इशारा तो दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन 12th हाउस से हो रहा है। आपने मेडिकल को पास कर लिया और इस राहु के बेस पे कहीं ना कहीं इसने आपको सपोर्ट किया उसके अंदर। अब ये दशा जब एंटर कर रही है तो किस्मत वाली कुंडली क्या बता रही है, किस्मत की कुंडली में ये जो चंद्रमा लगन कुंडली में यहाँ बैठा है, ये एक्चुअल में कहाँ बैठ गया, 12th हाउस में। राशि कौन सी, चंद्रमा की, खुद की, अपने घर की। अब ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाना। तो इस पीरियड के अंदर चंद्रमा की दशा आपको इमोशनल कर रही है। चंद्रमा की जो दशा थी उसमें जो किस्मत है वो 12th हाउस में चंद्रमा का जाना आपको विदेश लेके जा रही थी, लेकिन विदेश में जाके सेटल क्यों नहीं करा पा रही थी, इसको भी देखते हैं। क्योंकि चंद्रमा खुद में श्रापित है, तो जब वो श्रापित हुआ तो कहीं ना कहीं 12th हाउस के रिजल्ट्स को उसने बहुत बुरी तरीके से हिट कर दिया। और ट्रैवलिंग में आपको कई बार परेशानी आई, जिस तरीके से आपने बताया कि आप जाते हो, बाकियों की चेकिंग हो ना हो, आपको घंटों बिठा लिया जाता है चेकिंग के लिए, क्योंकि एक ही चंद्रमा श्रापित था, ये पहली चीज थी। और चंद्रमा में राहु विदेश को कैसे दिखा रहे थे, देखिए किस्मत की कुंडली में चंद्रमा 12th में जा रहा है और राहु जो है वो 7th हाउस पे कनेक्ट हो रहा है। जो 7th हाउस है वो भी लंबी यात्राओं के लिए होता है, तो जब चंद्रमा में राहु की दशा पड़ी तो ये संभावना बनी। अब अगर चंद्रमा में शुक्र की दशा पड़ जाए तो भी बनती है, क्योंकि यहाँ से भी ये फॉर्मेशन आता है, यहाँ से भी आता है। तो इस तरीके से विदेश वाली फॉर्मेशन थी। अगला सवाल ये था कि मैंने इनको शुरुआत में कहा कि मंगल की दशा भी मुझे लगता है विदेश से जुड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आएगी और उसके बाद राहु की दशा आएगी। तो क्या किस्मत की कुंडली कुछ ऐसा दिखा रही है? पहले पॉइंट पे देखूं तो मुझे ऐसा नहीं दिखता कि मंगल की दशा बहुत ज्यादा कहीं घुमा रही है, लेकिन जब मैं राशि परिवर्तन करके लेकर आता हूं तो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं 9th हाउस का लॉर्ड, जो कि लंबी यात्राएं है, उसका लॉर्ड होके किस्मत में जुड़ रहा है, जो कि लाभ दिखा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस पूरी कुंडली के अंदर जो शनि है वो वर्गोत्तम है, शनि वर्गोत्तम है, जब तक कि वो राशि परिवर्तन ना कर दे। और राशि परिवर्तन कर देने के बाद भी इस कुंडली के अंदर हम ध्यान से देखें तो शनि जो है वो अपनी ही राशि में जाके फिर बलवान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी कुंडली के ऊपर एक वर्गोत्तम ग्रह शनि कंट्रोल कर रहा था, इसलिए आपकी जिंदगी में चीजें जो है वो लेट हो रही हैं। आपकी जो फैमिली होती है, 4th हाउस जिसे हम देखते हैं, वहां पे शनि का कनेक्शन होने के कारण वो वाला एरिया आपकी लाइफ के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो कहीं ना कहीं ये शनि जो है ये अपना काम कर रहा है। और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है कि किस्मत जो है वो पास्ट बर्थ वाले उससे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि 5th हाउस पूर्व भाग्य से कनेक्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें जो है ना ये पूर्व भाग्य से कनेक्ट होके चल रही हैं। मैरिज में डिलेज के रीजंस में हम एक ले रहे हैं कि शनि जो है वो आपके 7th हाउस का लॉर्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखें तो किस्मत के अंदर यहाँ पे राहु केतु का कनेक्शन आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं ऐसा कार्मिक पार्टनर ही देगा
जिसका ये वाला कर्ज अभी चुकना बाकी है, इसलिए मैरिज यहाँ पे इस रीजन से भी लेट होती हुई नजर आती है। अब दशा जो है आने में वो चल रही थी कुछ हद तक चंद्रमा में केतु वगैरह की, तो चंद्रमा में केतु का फॉर्मेशन कुछ हद तक ये चीजें को दिखा सकता है कि आने वाले समय में केतु या केतु के आने वाली दशाओं के अंदर आगे कहीं पर भी मैरिज और आपकी एक ग्रोथ किस वे में, आपके प्रोफेशनल वे में हो जाए। मान लीजिए चंद्रमा की महादशा, क्योंकि चंद्रमा 12th हाउस से कनेक्टेड है मेडिकल प्रोफेशन, और साथ ही साथ मरकरी की दशा पड़ जाए तो ये आपको प्रोफेशनल राइज की तरफ लेके जा सकती है। अभी आप जो कोशिश कर रहे हैं अपने पीजी के लिए, तो पीजी के लिए आपका एक अच्छा पॉजिटिव समय आ चुका है, क्योंकि आज के बाद जब गुरु है वो यहाँ से गोचर करेगा, तो 5th हाउस का लॉर्ड जब यहाँ गोचर करेगा, पूर्व भाग्य का स्वामी जब लगन को देखेगा, तो कहीं ना कहीं वो आगे के रास्ते बिल्कुल खोलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। चंद्रमा श्रापित है, 9th हाउस में आया, इसलिए आपको ट्रैवल में परेशानी देता है, और क्योंकि चंद्रमा श्रापित है 12th हाउस का लॉर्ड है, तो 12th हाउस से मिलने वाली चीज़ों में कुछ हद तक कमी रखता है। मेडिकल प्रोफेशन के बाद भी आप उतना कंटिन्यू उसका नहीं कर पा रहे, तो वो प्रोफेशन के अंदर भी कमजोरी को यही दिखा रहा है। चंद्रमा पहले तो 1 नंबर की राशि में है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया था, साथ साथ नवमांश में वो और ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा है, इसलिए एंग्जाइटी आपको काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। इसी चंद्रमा के ऊपर नीच के सूर्य की तरफ से आस्पेक्ट है, जो कि कहीं ना कहीं आपका लग्नेश भी है, तो उस कारण से भी मन में आगे की चीज़ें क्या होंगी, मैं जो फैसला कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, वो कितने हद तक सही जाएगा, जैसे वाले थॉट्स परेशान करते रह सकते हैं। लेकिन लग्जरी वाला जो वीनस है उसका देखना मन में हमेशा लग्जरीज की तरफ आगे बढ़ाएगा। जो बुध है कैलकुलेटिव प्लैनेट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटिव माइंड से आप आगे बढ़ने की तरफ हमेशा देखते रहोगे। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर इन कारणों से थी। आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और बाकी श्रोतागणों को ये वाला फैक्टर समझ में आ गया होगा कि नवमांश का लगन आपकी कुंडली में वो राशि जहां पर आती है उस भाव से आपका किस्मत का कोई ना कोई कनेक्शन है, जो कि आपस में चीज़ों को जोड़ के रखे हुए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।